आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेरी कुछ मिस्टेक्स की। और वो मिस्टेक्स हैं फाइनेंशियल डिसीजंस। और ये वो डिसीजंस हैं जो मैंने सीए बनने के बाद लिए। पीरियड था 2011 टू 2013। और उस मिस्टेक्स से मैंने क्या सीखा और उस मिस्टेक्स को मैंने कैसे रेक्टिफाई किया, हम वो भी समझेंगे। फर्स्ट, मिक्सिंग इंश्योरेंस विद इन्वेस्टमेंट। जब मेरी जॉब लगी तो मुझे ये एक सजेशन मिला कि आपको एलआईसी लेनी चाहिए। और ऑब्वियसली एलआईसी तो एक कहीं ना कहीं एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट तो है ही। तो वहाँ पे ये समझ में आया कि जो एलआईसी जो एक प्रोडक्ट है, इट्स एन इंश्योरेंस प्लस द इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। और वहाँ मेरे से ये गलती हुई कि मैंने उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं समझा। और मेरा सिर्फ एक ही गोल था कि मुझे टैक्स सेविंग पर्पसेस से ये एलआईसी लेनी है, बिकॉज वो एलआईसी का प्रीमियम जो है वो मेरे को टैक्स इन्वेस्टमेंट या टैक्स डिक्लेरेशन में काम आता है और बाकी उस इनकम पे टैक्स नहीं लगता। तो यहाँ पे मेरी दो गलती हुई। एक, मैंने जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट लिया उसके बारे में पूरा समझा नहीं और उसको अच्छे से रीड नहीं किया। दूसरा, उसका पर्पस वाज नीदर इन्वेस्टमेंट नॉर इंश्योरेंस। उसका पर्पस था मेरा टैक्स सेविंग लेने के लिए। तो यहाँ पे मेरा एक गोल ही मीट हुआ, विच वॉज टैक्स सेविंग। बट जो मेरा गोल था इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का, वो गोल ही मीट नहीं हुआ, क्योंकि जो एलआईसी का जो प्रोडक्ट मैंने लिया था उसमें मेरा जो कवरेज था वो बहुत ही कम था। लाइफ इंश्योरेंस कवरेज जो होता है वो बहुत ही कम था और उसका जो इन्वेस्टमेंट भी वो भी बहुत कम थी। तो बिना सोचे समझे, बिना रीड किए मैंने वो प्रोडक्ट लिया और ऑब्वियसली उसका फ्रूटफुल इफेक्ट या इम्पैक्ट या रिजल्ट नहीं मिला। तो दैट वाज माय फर्स्ट मिस्टेक। सेकंड, ना मैंने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया साथ साथ। तो ये इस गलती को मैंने अब रेक्टिफाई कैसे किया, मुझे ये समझ में आया कि यार इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट क्या होते हैं। मैंने इनके बारे में बहुत रीड करना शुरू किया, ये समझना शुरू किया कि क्या होते हैं प्रोडक्ट्स। डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट्स के बारे में किसी सीए करिकुलम में एंड आई थिंक कॉलेज और स्कूल स्टडीज में नहीं बताया जाता। एंड उस टाइम इतनी नॉलेज भी अवेलेबल नहीं थी अबंडेंस में इन द पीरियड ऑफ 2011 एंड 13। बट स्टिल एक वेबसाइट थी वैल्यू रिसर्च करके, मैंने वहाँ पे जाके समझा इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, खूब आर्टिकल्स पढ़े, इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। और तब जाके मुझे मेरी गलती रियलाइज़ हुई कि यार ये जो एलआईसी का जो मैंने प्रोडक्ट लिया वो एक्चुअली में ना ही फुल फ्लेज इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, वो एक्चुअली में ना ही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, विट्स अ मिक्स। एलआईसी वो पर्पस सर्व नहीं कर पा रहा था। और ऑब्वियसली एलआईसी की एडवाइस हम अपने रिलेटिव्स या पेरेंट्स से हम लेते हैं, और क्योंकि वो एक चलता आ रहा है एज अ लेगेसी। तो वहाँ पे मैंने सबसे पहले ये ठीक किया कि अपना एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया। और वहाँ पे मेरी रीडिंग के थ्रू मुझे ये समझ में आया कि एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है, वो होता है टर्म इंश्योरेंस, जहाँ पे एक्चुअली में एक टर्म इंश्योरेंस जिसका अच्छा कवरेज होता है वो दिया जाता है और विद अ वेरी स्मॉल प्रीमियम। ऑब्वियसली वहाँ पे कॉस्ट ये आती है, इट्स अ सिंक कॉस्ट। वो एलआईसी की प्रोडक्ट की तरह आपको रिटर्न नहीं देगा, इट्स अ प्योर इंश्योरेंस कॉस्ट, बट आपको कवरेज अच्छा मिल जाता है। तो अगर आपका पर्पस इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेने का है तो आप टर्म इंश्योरेंस की तरफ जाइए, जो मैंने भी वहाँ पे टर्म इंश्योरेंस ली। और उस टाइम का जो प्रीमियम 8 या 10 हज़ार रुपये था, जो कवर था, वो आज भी चलता आ रहा है, इट रिमेन सेम। आप उसको बाद में टॉपअप करवा सकते हैं। तो सबसे पहली गलती मैंने अपनी ये ठीक करी थी कि इंश्योरेंस को इंश्योरेंस प्रोडक्ट की तरह ही माना और इंश्योरेंस ही लिया। तो लाइफ इंश्योरेंस ली बट वो टर्म इंश्योरेंस लिया। और उस टाइम जो अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल था मैंने वो प्रोडक्ट अवेल किया इन आई थिंक इन द ईयर ऑफ 2013 एंड 14। सेकेंड, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में समझा, क्योंकि वहाँ पे पहले मेरी वहाँ पे एक गलती थी कि मैं जो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस मिलता है या जो आपको जो एम्प्लॉयर इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं हम उसी पे रिलाई करते हैं। बट कभी कभार वो इंश्योरेंस की जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो एक्चुअली भी कभी हम अवेल नहीं कर पाते हैं या जो हमें चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो वो एरर भी मैंने ठीक करी, अपनी खुद की पर्सनल इंश्योरेंस भी ली, उसकी वैल्यू डिफाइन करके। और जितनी जल्दी आप ये इंश्योरेंस ले लो, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, उसकी प्रीमियम की कॉस्ट बहुत ही कम होती है। दैट मीन्स आपकी एज जितनी कम उतना इंश्योरेंस कॉस्ट कम रहता है। तो ये एक गलती थी, मैंने अपनी रेक्टिफाई करी। जो गलती मैंने 2011-12 में करी वो मैंने पढ़ा, उसके बारे में समझा और रेक्टिफाई करा मैंने 2013 और 14 में जाकर। तो एंड आई एम श्योर ये गलती कहीं ना कहीं आप भी देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो ये गलती को आप मत दोहराइए, मेरी गलतियों से सीखिए और प्रोडक्ट्स के बारे में समझिए, पढ़िए। सेकेंड गलती, फॉलोइंग दी फ्रेंड्स एडवाइस ब्लाइंडली। और ये मेरा एक प्राइम एग्जांपल है। सो ऑब्वियसली एक फ्रेंड नेटवर्क रहता है, आप कॉलेजेस में होते हो, दैन जॉब में आप चले जाते हो, तो किसी की जॉब कहीं, किसी की जॉब नहीं। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स की जॉब बैंक्स में थी
नाउ बैंक्स में है तो उनके कुछ टारगेट्स भी थे। उन्होंने मेरे को अपने प्रोडक्ट सेल किए और वो प्रोडक्ट्स क्या थे? फिक्स डिपॉजिट, सेकंड प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड, थर्ड प्रोडक्ट क्रेडिट कार्ड। उस एज में 2011-12 की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं न्यूली क्वालिफाइड था, जॉब लगी थी, फ्रेंड्स भी थे, तो उनको सपोर्ट करने के लिए हाँ यार उनका टारगेट मीट करना है, तो मैंने एक म्यूचुअल फंड बाय कर लिया था छोटे सा अमाउंट का ही, और मैंने एक एफडी भी करा ली थी छोटे सा अमाउंट का। बट एक्चुअली मैंने उस प्रोडक्ट के बारे में समझा ही नहीं, और कुछ 6 महीने बाद 5-6 महीने बाद देखा यार वो म्यूचुअल फंड में क्या जा रहा है, क्योंकि वो एक मंथली अमाउंट फिक्स हो गया था, बैंक से निकल रहा था, मुझे पता ही नहीं था। मैंने मैंडेट वो साइन कर दिया। उस टाइम मैंडेट होता था, आपको साइन करना था, आपके बैंक अकाउंट से वो मैंडेट चला जाता था, आपके बैंक अकाउंट से जा रहा है पेमेंट। मैंने 3-4 महीने बाद देखा कि तो रेगुलर पेमेंट जा रही है, जो बताया नहीं गया था। मैंने देखा यार वो तो अमाउंट जा रहा है। फिर उसकी मैंने पूछा कि अरे भी अमाउंट जा कहाँ रहा है, स्टेटमेंट मंगवाई, स्टेटमेंट में देखा कि यार इतना अमाउंट था तो लॉस दिखा रहा है, अब अगर मैं रीडिंग करूँगा तो पैसा कम मिलेगा। तो दैट वॉज अ रियलिटी चेक कि आपने उस प्रोडक्ट के बारे में समझा नहीं, फ्रेंड को सपोर्ट किया, ठीक है अच्छी बात है, बट एटलीस्ट आपको समझना चाहिए। तो मेरी गलती वहाँ थी, मैंने उस प्रोडक्ट के बारे में समझा नहीं, बस इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट भी नहीं, हेल्थ था, मुझे पता ही नहीं था मैं क्या कर। इवेंचुअली अब उसको रेक्टिफाई कैसे किया? पहले मैंने उस प्रोडक्ट के बारे में समझा, जो भी म्यूचुअल फंड था वो, उस प्रोडक्ट के बारे में मैंने समझा और समझ में आया कि ये म्यूचुअल फंड करता क्या है, आगे कैसे इन्वेस्ट करता है मार्केट में, क्या वो लार्ज कैप में करता है, मिड कैप। मैंने उसके बारे में डिटेल रीडिंग करी और फिर एक डिसीजन लिया कि ये म्यूचुअल फंड ये मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। इवेंचुअली थोड़ा सा लॉस पे एग्जिट किया, बट देन उस पैसे को प्रॉपर रीडिंग करके मैंने उसको इन्वेस्टमेंट के पर्पजेस पे इन्वेस्ट किया ना। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ किया? तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैंने पढ़ा, समझा और खुद ही कुछ फंड्स आइडेंटिफाई किए कि यार ये कुछ ऐसे फंड्स हैं जिनके बारे में डिटेल में मैंने रीडिंग कर लिया, मुझे समझ में आ गए हैं। मैंने वो रीडिंग करी और उस फंड से रिलेटेड मैंने खुद डायरेक्ट बाय किया और डायरेक्ट एक SIP मोड में मैंने बाय करना शुरू किया। और एक्चुअली में मुझे वो बहुत अच्छा लगा और मुझे समझ में आया और मैंने खुद किया, तो मेरी नॉलेज अपग्रेड भी हुई। तो वहाँ मैंने वो जगह इन्वेस्टमेंट करी जहाँ जो चीज़ मुझे समझ में आई और मुझे लगता है कि मेरा मनी वहाँ पे ग्रो करेगा। इन्वेस्टमेंट समझ में आ गई थी कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, जितना मैं पढ़ता चला गया मेरी नॉलेज अपग्रेड होती चलेगी। तो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया। तो मैंने अपनी जो भी फ्रेंड्स की एडवाइस थी उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया, मैंने उनकी एडवाइस को सुना, समझा, अपनी रीडिंग ली एंड देन डिसीजंस लिया कि मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना, क्या ये चीज़ मुझे समझ में आती कि नहीं आती। इसी से रिलेटेड बहुत रीसेंट एग्जांपल बताता हूँ। मैंने कभी स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी प्रायर टू 2020, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मैं रेगुलरली था और आई एम बीन डूइंग म्यूचुअल फंड्स फ्रॉम द ईयर ऑफ 2013 एंड 14 और आज भी मेरे कंटिन्यू, तो 10 से 12 साल हो गए मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ, राइट। बट स्टॉक्स डायरेक्ट मार्केट मुझे उस टाइम समझ में नहीं आते, तो मैंने अपना एक गोल बहुत स्पेसिफिक किया था कि म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्टमेंट करनी है। बट इक्विटी मार्केट या डायरेक्ट स्टॉक मार्केट मैंने थोड़ी पढ़नी शुरू करी ईयर 2020 ऑनवर्ड। तो जब मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, मुझे समझ में आया स्टॉक्स कैसे प्ले करते हैं, कैसे मूव करते हैं, तो मैं वहाँ भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करता था। अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड हुआ है बट सेल्फ रीडिंग से। तो जहाँ जो चीज़ एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपको समझ में आए आप वही करिए। मेरी तरह नहीं कि आपने किसी की भी एडवाइस ली एंड देन जस्ट बाय कर लिया। उसको अच्छे से समझो, अगर आपको समझ में आता है तो ही करो वरना मत करो। और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है इन्वेस्टमेंट की, तो बिकॉज इट्स योर मनी, आपको समझ में आना चाहिए कि आपका मनी एक्चुअली में कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। थर्ड, टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या गलती हुई थी मेरे से कि मैं जो इन्वेस्टमेंट को टाइम कर रहा था, मैं टैक्स पर्पजेस के लिए कर रहा था कि जो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो लाइक ELSS या टैक्स सेवर फंड, वो पिक करे ताकि जो है मेरा टैक्स बचे। वो गलती थी मेरी। इन्वेस्टमेंट वॉज ड्रिवन फॉर द टैक्स पर्पजेस, नॉट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पजेस। तो वो भी बहुत बड़ी गलती थी कि और उसमें क्या होता है, आप एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते हो, कि आप एक प्रॉपर रिसर्च नहीं कर पाते हो, आप एक प्रॉपर रीड नहीं कर पाते। तो वो अच्छा लगा, जो दिख रहा है आपने वो बाय कर लिया ताकि आपका टैक्स, क्योंकि आपने टैक्स प्लानिंग नहीं करी और टैक्स डिक्लेरेशंस होता है, तो जो टाइमिंग थी वो भी बहुत गलत थी। टैक्स पर्पजेस से नहीं करना है, आपको इन्वेस्टमेंट पर्पजेस से करना है। तो मैंने ये गलती समझी, उस गलती को रेक्टिफाई कैसे किया, मैंने देखा कि यार इसमें टाइम इन्वेस्ट बहुत होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट को समझना, उसकी न्यूसेंसेस को समझना, डिटेलिंग देखना, रिसर्च करना। इवेंचुअली मुझे लगा कि यार मैं इन चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हूँ, ऑल्दो आई एम अ CA, बट मैं इन चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हूँ। वर्किंग नॉलेज इतनी डिटेलिंग नहीं है, बिकॉज मेरी जो प्रोफाइलिंग थी वो आई वॉज मोर इन टू टैक्स एंड ऑडिट्स एंड एज वेल। तो मैंने कहा मुझे किसी का हेल्पिंग हैंड चाहिए, तो मैंने सर्च किया, मुझे एक फाइनेंशियल एडवाइज़र मिला इन द पीरियड 2000 एंड माइंड यू
जब से मैंने उनके साथ कनेक्ट किया एंड स्टिल विद देम, फिनकार्ड उस फाइनेंशियल प्रोवाइडर का नाम है, 2014 से 2023। इट्स अ लॉन्ग जर्नी एंड बहुत सारी डिस्कशंस उनके साथ हुई, उन्होंने बहुत मैंने नॉलेज गेन करी और उनके बेसिस पे मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक गोल ड्रिवन इन्वेस्टमेंट बनाया, नॉट द टैक्स इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, राइट। गोल ड्रिवन, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, डेडिकेटेड गोल्स बनाए। क्या क्या गोल्स उस टाइम बनाए मैंने? ट्रैवलिंग गोल, कार EMI का रीपेमेंट कैसे करना है, या एजुकेशन लोन, बहुत ऐसे मैंने छोटे छोटे शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म गोल बनाए, इमरजेंसी फंड, ऐसे बहुत बनाए गोल्स और उस गोल्स पे स्टिक करके हमने वो अचीव किया। और आज के टाइम पे मेरा वो पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। वो एरर को मैंने जल्दी देखा कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, गोल ड्रिवन होना चाहिए, रेक्टिफाई किया, एक फाइनेंशियल एडवाइजर या एक्सपर्ट की हेल्प ली और रिटर्न्स और जो गोल्स हैं वो सब अचीव करें। फोर्थ, टैक्स इनएफिशिएंसी। इवन दो मैं CA हूँ, इनिशियल स्टेज पे मुझे भी डिफिकल्टीज हुई कि मैं अपना जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसको कैसे टैक्स एफिशिएंट बना सकता हूँ, या क्या लीगली मैं टैक्स अपना बचा सकता हूँ। इनिशियल स्टेज पे फर्स्ट ईयर पे मैंने वो टैक्स प्लानिंग नहीं करी, मैंने बिल्कुल ईयर एंड पे करी जब एम्प्लॉयर टैक्स इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स मांगते हैं, जैसे लाइक दिस। अभी फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, तो आई एम श्योर दिसंबर एंड तक आपको भी टैक्स डिक्लेरेशन देनी हो। तो यहाँ पे आपके पास एक टाइम बाउंड हो जाता है कि 31 दिसंबर तक अगर आपने जो आपकी जो डिक्लेरेशन हैं वो सबमिट करो, इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन सबमिट करो, अदरवाइज टैक्स ज़्यादा डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी, टैक्स की इनएफिशिएंसी हुई, तो जो भी आया बाय कर लिया। तो मैंने भी वो एरर करी थी कि जब एम्प्लॉयर ने मांगा फटाफट कुछ ढूंढा, उसमें इन्वेस्ट कर दिया, टैक्स इनएफिशिएंसी हो गई, ढंग से टैक्स की प्लानिंग नहीं हुई। वो एरर के बाद जो मैंने 1 साल में वो एरर करी, उसके बाद मैंने फाइनेंशियल ईयर के शुरू में ही, अप्रैल में ही मैंने अपनी टैक्स प्लानिंग करी फॉर द एंटायर ईयर कि मेरी ये सैलरी स्ट्रक्चर है, यहाँ आप इस तरीके से आप टैक्स सेविंग कर सकते हो, चाहे वो हाउस रेंट अलाउंस हैं, होम लोन है, या और भी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स है, सबको एनालाइज किया और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया। आप अभी क्या कर सकते हो, इट्स स्टिल द अर्ली ऑफ दिसंबर, मे बी आपके एम्प्लॉयर्स का डेडलाइन होगा 31 दिसंबर या मे बी जनवरी या मे बी फरवरी, यू स्टिल हैव टाइम। आप अपनी सैलरी स्ट्रक्चर को पिक करिए और उसको खुद समझिए, राइट। और आप ये देखिए कि आपके पास क्या टैक्स प्लानिंग के ऑप्शंस हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पे मिल सकती है। यू जस्ट राइट कि टैक्स प्लानिंग ऑप्शंस फॉर अ सैलरी स्ट्रक्चर एंड यू विल आइडेंटिफाई फ्यू गुड प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा एनालिसिस करिए, उनके बारे में समझिए और तभी उनमें इन्वेस्ट करिए, एंड स्पेसिफिक एक गोल ड्रिवन का। तो टैक्स इनएफिशिएंसी नहीं आएगी, टैक्स प्लानिंग होगा और उससे आपका टैक्स की सेविंग भी होगी और जो मनी है आपका ग्रो भी करे। तो ये गलती आप मत करना, कोई भी टैक्स डिक्लेरेशन को इनएफिशिएंट तरीके से सबमिट मत करो, प्रॉपर एनालिसिस करो। और आज के टाइम पे इतने कैलकुलेटर्स हैं, टैक्स कैलकुलेटर्स हैं, इतना डेटा है, इतना कंटेंट है, आपको समझ में आ सकता है इजीली। ऑल यू हैव टू जस्ट टेक आउट सम टाइम, थोड़ा टाइम निकालो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लास्ट एक मिस्टेक मैंने क्या करी, बजटिंग। मैंने इनिशियल लेवल पे एक अपनी बजटिंग नहीं बनाई, एक कैश फ्लो नहीं बनाया कि कितना पैसा आया एज अ सैलरी कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, कहाँ खर्चा हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो एक प्रोसेस नहीं था, और इससे क्या होता है कि ना ही आपको ये पता कि आपके एक्सपेंसेस कहाँ जा रहे हैं, ना ही आपको ये पता कि आपके पास सरप्लस मनी है या नहीं। 1 साल में देखा गया सब कुछ अप एंड डाउन हो रखा, तो मैं बैठा एक प्रॉपर एक नॉर्मल सा कैश फ्लो बनाया, मनी कम्स इन मनी गोज आउट, सिंपल। इतना पैसा मंथ में आता है और डेडिकेटेड एक्सपेंसेस लिख दिए कि यार ये मेरे खर्च एक्सपेंसेस होते और ये मेरा सरप्लस बचता है। तो इससे 2 फायदे हो, एक तो मैंने एक्सपेंसेस फ्रीज कर दिए कि चाहे मेरा वो फूड का एक्सपेंस है, ट्रेवल का एक्सपेंस है या मेरी EMI है, वो प्रॉपर डिफाइन कर लिया, एंड आई वाज ट्रू टू माई सेल्फ कि यार ये एक्सपेंसेस होंगे ही होंगे। एंड उसमें नीड्स का भी खर्चा लिखा, वांट्स का भी लिखा, राइट। जैसे एंटरटेनमेंट का एक्सपेंस है कि हाँ भाई इतना होना चाहिए। स्पेसिफिक अपनी बजटिंग बनाई, अपने आप को पैटर्न पे फिक्स किया कि ये मेरे इनकम, ये मेरे एक्सपेंसेस है, इतना सरप्लस तो मैं बचाऊंगा ही बचाऊंगा। और जनरली उसमें रूल क्या होता है कि एटलीस्ट आपको 20% कोशिश करो कि आपका कुछ मनी सरप्लस बचे ताकि आप उसको इन्वेस्ट कर सको। तो वो एक रूल, वो कैसे पड़ा, जब मैं जितना रीड कर रहा था मनी मैनेजमेंट के बारे में, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में, मुझे समझ में आया कि एक बेसिक सा रूल होता है कि एटलीस्ट आप 20% तो मनी सेव करने की कोशिश। मैंने वो अपना कैश लो, अपने वो बजटिंग बनाई और कोशिश किया वो 20% पर मंथ अपनी सैलरी में से मैं वो बचाऊँ, सो दैट मैं वो मनी इन्वेस्ट कर सकूँ। तो बजटिंग, कैश फ्लो बहुत 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 ही ज़रूरी है, एक बेसिक है जो आपको बनाना चाहिए। ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स थी जो मैंने करी, मुझे रियलाइज़ भी हुई, मैंने उसको ठीक करने की कोशिश करी
बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि मैंने पढ़ा, मैंने रीडिंग करी, मैंने समझा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कैसे उन उसको, और पढ़ने के बाद उनको एनालिसिस किया और इम्प्लीमेंट भी किया। पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि या तो आप खुद रीड करो और उसको इम्प्लीमेंट करो सेल। आज के टाइम पे सारे टूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को रीच आउट करो। अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो और आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डिस्क्लोज नहीं होती है, प्रॉपर एनडीएस भी होते हैं। आप उनसे डिस्कस करो, दे कैन रियली हेल्प यू। थोड़ी सी कॉस्ट होगी, बट उनकी जो कॉस्ट होती है ना, वो एक इवेंचुअली जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आता है वो उसके आगे वो कॉस्ट कुछ भी नहीं हो। टाइम नहीं है आपके पास तो थोड़ा सा कॉस्ट आप इन्वेस्ट करो। आई वुड से इन्वेस्ट, नॉट एन एक्सपेंस, टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल एडवाइजर। उससे आपको नॉलेज भी मिलेगी और आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हो। तो दो ऑप्शन हैं, या तो खुद स्टडी करो या किसी एक्सपर्ट की हेल्प लो, बट इवेंचुअली ये मिस्टेक्स आप मत करो। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में समझो, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में समझो, फ्रेंड्स की एडवाइस ब्लाइंडली फॉलो मत करो। इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग सही होनी चाहिए। टैक्स, सिर्फ टैक्स सेविंग का गोल नहीं होना चाहिए, आपके खुद के पर्सनल गोल्स ड्रिवन होना चाहिए। और प्रॉपर बजटिंग, आपको पता होना चाहिए कि आपका एक एक मनी या एक एक पैसा कहाँ है। तो आई होप आपको एक मैंने नया पर्सपेक्टिव दिया है आज, आपको ये बताया कि मैं भी, चाहे मैं एक सीए हूँ, मैंने भी मिस्टेक्स करी हैं। हर कोई, ये मिस्टेक्स नॉर्मल है। इस मिस्टेक्स को समझो और उनको ठीक करो। दिस इज सीए राहुल जैन साइनिंग ऑफ।